नमस्कार मित्रों, नॉलेज नेटवर्क्स में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी बातचीत का विषय है नक्सलवाद आंदोलन। नक्सलवाद आंदोलन कब से शुरू हुआ, क्यों इसका ये नाम पड़ा और ये होता क्या है। तो दोस्तों, ऐसा है कि नक्सलवाद आंदोलन की शुरुआत 1967 के आसपास हुई थी। नक्सलबाड़ी एक गांव पड़ता है उत्तरी बंगाल में, जो दार्जिलिंग का क्षेत्र है, सिलीगुड़ी न्यू जलपाईगुड़ी का जो क्षेत्र है, जो कॉरिडोर है हमारा, जो असम की तरफ जाता है। उत्तरी बंगाल में दार्जिलिंग की तराई के जो क्षेत्र है, वहाँ एक गांव है नक्सलवाड़। वहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी और इसीलिए इसको नक्सलवादी आंदोलन कहा जाता है। दरअसल इसकी शुरुआत 1967 में हुई थी और ये जो भूमिहीन किसान है, जो गरीब किसान थे, जो खेतीहर मजदूर थे, खेतीहर मजदूर जो कि जमींदारों के खेतों पे काम करते थे, उन सामंती जमींदारों की अत्याचारों के विरुद्ध एक विद्रोह से इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी और देखते ही देखते ये आंदोलन फैलता चला गया। उस समय इसके लीडर थे चारू मजूमदार, कानू सान्याल और जंगल संथाल। मुख्य 3 लीडर्स यही थे, इन्हीं के नेतृत्व में ये आंदोलन शुरू हुआ। और ये आंदोलन के रूप में नहीं था, ये एक विद्रोह के रूप में था। उस समय जमींदारों के विरुद्ध में, सरकारों के विरुद्ध नहीं था। ये अलग बात है कि सरकारों का, क्योंकि संरक्षण मिला हुआ था उन जमींदारों को, क्योंकि वो पैसे वाले थे, सामंती थे, तो उनके सरकारों में उनकी पैठ थी, चाहे वो सरकार किसी भी दलों की हो। तो देखते देखते आंदोलन सरकार विरोधी होता चला गया, अमीर विरोधी होता चला गया, दौलतमंद और इंडस्ट्रीज के विरोधी होता चला गया। और ये फैलते फैलते बहुत बड़े क्षेत्र में, पहले वहाँ बिहार में, झारखंड में, बंगाल से मतलब उत्तरी बंगाल से पहले झारखंड और बिहार में, और उसके बाद फिर छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, आंध्रा में, महाराष्ट्र में, इवन उत्तर प्रदेश में भी ये जो मिर्ज़ापुर का इलाका है, चंदौली का इलाका है, मध्य प्रदेश के काफ़ी बालाघाट वगैरह के, जो आज का मध्य प्रदेश है, जो छत्तीसगढ़ निकलने के बाद बचता है, उसका जो पूर्वी क्षेत्र है, ईस्टर्न मध्य प्रदेश, बालाघाट वगैरह और छत्तीसगढ़ से जो लगा हुआ क्षेत्र है, और कर्नाटक के भी उत्तरी क्षेत्र तक, पूरे आंध्र प्रदेश तक, ये तेलंगाना तक ये फैलता चला गया, विस्तृत रूप ले लिया इसने। इस पूरे एरिया को नक्सलवाद की वजह से डिस्टर्ब्ड हो गया था एरिया, और इसे रेड कॉरिडोर कहा जाता था। रेड कॉरिडोर इसलिए कहा जाता था क्योंकि इसकी काफ़ी नीतियाँ, काफ़ी विचार जो थे वो माओवाद से मिलते जुलते थे, कम्युनिस्ट से मिलते जुलते थे। तो वो लाल झंडे की वजह से इसे रेड कॉरिडोर कह दिया गया। हालांकि माओवाद पूर्णतः भिन्न है। माओ एक चीनी नेता थे, उनके विचारों से प्रेरित जो संगठन है उन्हें माओवादी संगठन कहा जाता है, लेकिन इसकी शुरुआत माओवाद के रूप में नहीं हुई थी। ये अलग बात है कि माओवादी ने इन्हें सपोर्ट किया, क्योंकि काफ़ी हद तक इनके विचार मिलते जुलते थे, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। तो धीमे धीमे पब्लिक सिंपैथी भी मिलने लगी इन्हें, क्योंकि जो खासकर जो गरीब क्षेत्र थे, जो आदिवासी क्षेत्र थे, जो जंगल से आच्छादित क्षेत्र थे, ये पूरा एरिया जिनको मैंने नाम दिया, ये सारा बताया कि जहाँ जहाँ नक्सलवाद फैलता चला गया, उसे वहाँ बहुत फर्टाइल ग्राउंड मिला। वहाँ की स्थितियाँ ऐसी थी कि ये फैलता चला गया। क्यों? क्योंकि वहाँ गरीबी थी, आदिवासी थे, पीड़ित थे लोग, शोषित लोग थे, इसकी वजह से। लेकिन हुआ क्या कि एक समय के बाद क्या हुआ, इन्होंने हथियारबंद गिरोह डेवलप हो गए, इसमें आतंकवादी संरक्षण प्राप्त हो गया, अन्य आतंकवादी संगठनों का हथियार मिलने शुरू हो गए। दूसरे जो विदेशी ताकतें थी, जो भारत विरोधी शक्तियां थीं, उन्होंने सपोर्ट करनी शुरू कर दी हथियारों से, धन से। और इन्होंने जो आतंकवादी संगठन बनाया वो पीपल्स वार ग्रुप, PWG के नाम से था। PWG जो था उस समय आतंक था उसका। आज से अगर हम 20-25 साल पहले की बात करें तो इस पूरे रेड कॉरिडोर में हर वक्त कभी बम विस्फोट होते थे, कभी कुछ होता था। ये इस प्रकार से काम करता था कि ये आम जनता के विरोध में कम होता था और सरकारी तंत्र के विरोध में ज़्यादा होता था। जैसे सरकारी कार्यालयों पर हमला करना, सरकारी अधिकारियों को मार देना, सरकारी योजनाओं के विरुद्ध हमला करना, सरकारी योजनाओं के विरुद्ध और राष्ट्रवाद के विचारों के खिलाफ जनता को उकसावा देना, इवन झंडे का भी विरोध करना, राष्ट्रीय ध्वज का भी विरोध करना, जैसे चीज़ें। सरकारी स्कूलों में क्या पढ़ाई होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, इस चीज़ों को लेकर के ये सरकार के विरुद्ध इन्होंने हथियारबंद एक आंदोलन शुरू कर दिया। आंदोलन के बजाय वो आतंकवादी समूह बन गया और उसने इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देना शुरू कर दिया। इवन मुख्यमंत्री तक पर हमला हुआ है, चंद्रबाबू नायडू पर भी हमला हुआ था।
तिरुपति बालाजी के पास आंध्र प्रदेश में, मुझे याद है, ये 20-25 साल पहले की बात है। तो अनेक संगठनों, मतलब ऐसा होता रहा कि इस प्रकार की कार्रवाइयों को अंजाम देते रहे। अनेक जो सेना लगाई गई या अर्धसैनिक बल लगाए गए इनको निपटाने के लिए, इनका मुकाबला करने के लिए, इन्हें ख़त्म करने के लिए, उनको कई बार डायनामाइट के थ्रू, कई बार वो बारूदी सुरंगों के थ्रू इन्होंने उनकी गाड़ियों पर हमला किया। और एक एक बार में 50-50, 60-60, 30-40, 50-60, 76, 100 तक भी लोग सेना, हमारे अर्धसैनिक बल के जवान इसमें इनकी गतिविधियों में मारे गए। और एक समय विश्व के सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठनों में से एक गिना जाने लगा। लेकिन जैसा होता है हर एक संगठनों में, आतंकवादी संगठनों में भी होता है कि इसकी जो लीडरशिप थी, जो कि शुरू में काफ़ी बलिदानी स्वभाव की थी, उसमें करप्शन फैल गया। वे अपने आइडियाज से दूर होते चले गए, राष्ट्र विरोधी तत्वों के हाथों में खेलने लगे। उसमें काफ़ी पढ़ा लिखा वर्ग भी शामिल था। तो जब करप्शन हो गया तो पब्लिक सिंपैथी जो मिली हुई थी, वो पब्लिक सिंपैथी भी दूर होती चली गई। और पब्लिक में भी एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा हो गया जो इनके हमलों की जानकारी सरकार को देने लगा। और उसका नतीजा ये निकला कि धीमे धीमे कमज़ोर होते चले गए और सरकारी जो शिकंजा था वो कसना शुरू हो गया। और हाल ही में आपने देखा हो कि जो गृह मंत्री अमित शाह जी ने घोषणा की थी कि 31 मार्च 2026 तक वो नक्सलवाद को लगभग समाप्त कर देंगे भारत से। आज हम बात कर रहे हैं अगस्त 2026 में, लगभग वाकई समाप्त हो चुका। और इसकी गतिविधियाँ मतलब 100% तो नहीं, लेकिन 95%, 99% तक समाप्त हो गई हैं। कहीं ना कहीं ऐसे एलिमेंट्स अभी भी होंगे, उनका निपटारा अभी बाकी है। लेकिन नक्सलवाद का आंदोलन जिस उद्देश्य था, वो दरअसल उस उद्देश्य से भटक गया था। और उसका खामियाजा इस प्रकार से हुआ कि ये आंदोलन अपने राह से भटकने की वजह से, ये राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलग्न रहने की वजह से एक आतंकवादी संगठन बन गया और अंत में ये समाप्त हो गया। जब इसका इतना खौफ हुआ करता था कि ये जंगल में, जब ये अपने चरम पे था कि गाँव में कोई भी फैसला ले लेते थे तो इनकी एक पैरेलल सरकार चल रही थी उन क्षेत्रों में जहाँ सरकार नहीं जा पाती थी, जंगल के क्षेत्रों में, आदिवासी क्षेत्रों में। और वहाँ निर्णय ये इनके अधिकारी लिया करते थे। वहाँ बाकायदा न्यायालय बैठता था और वही हर चीज़ का निपटारा करते थे, बजाय मुख्य न्यायालय के जाने के जो सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं। जो थाने सरकार के द्वारा चला रहे हैं, वहाँ की बजाय शिकायतें दर्ज करने के बजाय इनके लोगों से शिकायतें लोग दर्ज कराते थे और वहीं वो सबका फैसला लिया जाता था तुरंत में। जाहिर तौर पर उसमें ऐसा भी हुआ कि उसमें भी करप्शन नजर आया। करप्शन ऐसा कि भाई जो उनका समर्थक व्यक्ति उसके फेवर में फैसले दिए गए। तो ये भी एक कारण रहा इसको समाप्ति की, और ये बढ़ गया और आज के समय में लगभग समाप्त हो चुका है। तो ये इसका मूल जो बेसिक जानकारी थी हमने आज आपको दी है, और आगे हम इसके बारे में डिस्क्रिप्टिव में भी वीडियो जरूर डालेंगे। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।